नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की पहली और अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग और कथित आपको बता दें कि यहां हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका से बचाने के लिए उन्हें कर्नाटक के बैंगलोर भेजने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी बीच भोपाल एयरपोर्ट पर राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, जहां विधायकों की उड़ान और प्रक्रिया को लेकर अस्थायी अटकलें जो हैं और अड़चनें जो है सामने निकल के आई हैं। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें, कांग्रेस ने अपनी सभी विधायकों के लिए एक विशेष विमान की व्यवस्था की है, जिसके जरिए उन्हें बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। वहां पार्टी ने एक रिसोर्ट बुक किया है, जहां विधायक करीब 9 दिनों तक रहेंगे। ये कदम राज्यसभा चुनाव में मतदान तक विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, इसलिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने कहा है कि विधायकों को सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी है ताकि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो सके। इसी बीच उड़ान को लेकर तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर भी जो है कुछ समय के लिए असमंजस की स्थिति बनी रही। एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि विमान संचालन से संबंधित अनुमति को लेकर प्रक्रिया में देरी हुई, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। राजनीतिक हलकों के बीच आपको बता दें कि हलचल के बीच अब और ज्यादा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बीजेपी के 2 विधायकों ने आपत्ति दर्ज की है। भाजपा का आरोप है कि नामांकन पत्र में कुछ जानकारियां सही तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेज हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति बताया है। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास धनबल और जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी विधायकों को प्रभावित करने की क्षमता है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस विधायकों की बैंगलोर रवानगी से पहले कई नेताओं ने इसे सामान्य राजनीतिक रणनीति बताया है, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जो है अविश्वास का संकेत कहा है। कुछ विधायकों ने इस यात्रा को सुरक्षा और सामूहिक बैठक का हिस्सा बताया है, जबकि कुछ ने इसे आपको बता दें घूमने का अवसर कहकर हल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक भी हुई है, जिसमें राज्यसभा चुनाव से जुड़े हालत पर चर्चा की संभावना भी जताई गई है। फिलहाल सभी की निगाहें आपको बता दें 18 तारीख को होने वाली राज्यसभा वोटिंग पर टिकी है, जहां राजनीतिक समीकरण का असली प्रशिक्षण होगा। और इसी के साथ आपको बता दें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तो किस तरीके से विधायकों को बैंगलोर शिफ्ट करने की तैयारी जो है वो काफी ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों के बीच जो है सियासत भी काफी ज्यादा गर्माते हुए मध्य प्रदेश के अंदर नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे बड़ी खबर जो है फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां एनडीए दल की कल बैठक होगी। ये बड़ी खबर है कि एनडीए की कल दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। एनडीए शासित राज्यों के सीएम जो हैं वो रहेंगे मौजूद। ये बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां बैठक में उप मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि भारत मंडपम में दोपहर 3 बजे होगी बैठक। ये बड़ी खबर है जो बहुत बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां एनडीए शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे इसमें। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है कल एनडीए दल की जो है यहाँ पर बैठक बताई जा रही है। एनडीए की कल दिल्ली में जो है बड़ी बैठक होने वाली है। एनडीए शासित राज्यों के सभी सीएम और उन्हीं के साथ साथ आपको बता दें जितने भी उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम और जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी एनडीए शासित राज्यों के, वो जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसी कड़ी में आपको बता दें कल दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में जो है एक बैठक का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें आगामी रणनीति और राजनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। तो फिर से आपको बता दें किस तरीके से बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर एनडीए की जो है अब बैठक कल देखने को मिलेगी राजधानी दिल्ली में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुए करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य की ज्वेलरी चोरी का सनसनीखेज मामला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से जो है वो सुलझा लिया गया है। नेपाल भागने की कोशिश कर रहे नेपाली मूल के 3 आरोपियों को पुलिस ने सीमा क्षेत्र से दबोच लिया है और उनके कब्जे से चोरी के करोड़ों रुपए के आभूषण भी बरामद किए हैं। इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत एक फोन कॉल से हुई है, जिसमें आपको बता दें 1700 किलोमीटर दूर तक फैली इस हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई गई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि साइबराबाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एम रमेश ने 8 जून की देर रात उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति को सूचना दी थी कि हैदराबाद में हुई बड़ी चोरी के आरोपी उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश बना रहे हैं और योजना कर रहे हैं। सूचना मिलते ही उत्तराखंड पुलिस हरकत में आ गई और एसएसपी अजय गणपति ने जो है यहां खुद विशेष अभियान की कमान संभाली। पुलिस ने रुद्रपुर बिलासपुर मार्ग और सीमा क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान एक रोडवेज बस को संदिग्ध मानते हुए रोका गया। जांच में आपको बता दें बस में सवार नेपाली मूल के 2 महिलाओं और एक युवक की पहचान संदिग्ध रूप से हुई है।
हालांकि बस उत्तर प्रदेश सीमा में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए उत्तर प्रदेश को भी जो है यहाँ पर यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस को भी जो है तत्काल अलर्ट किया गया और संयुक्त कार्रवाई के तहत बिलासपुर क्षेत्र में आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से करीब आपको बता दें करोड़ों रुपए मूल्य के जो है आभूषण बरामद हुए हैं। प्रारंभिक आकलन के अनुसार आपको बता दें कि बरामदी ज्वेलरी की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। बरामदगी के बाद आपको बता दें आगे की कानूनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही है, जबकि तेलंगाना पुलिस भी जो है मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि चोरी हैदराबाद के गच्चीबौली स्थित एक प्रतिष्ठित कारोबारी की विला में हुई थी। आरोप है कि घर में काम करने वाले रखे गए नेपाली दंपत्ति ने जो है अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर सोने और हीरे के आभूषण चुरा लिए थे। बताया जा रहा है कि कारोबारी ने करीब 1 महीने पहले ही नेपाली दंपत्ति को नौकरी पर रखा था। जब कारोबारी का परिवार मुंबई यात्रा से लौटकर घर पहुंचा तो उन्हें कर्मचारी गायब मिले। शुरू में परिवार को लगा कि वो बिना बताए नौकरी छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि घर में जबरन प्रवेश या ताले तोड़ने की कोई भी निशानी नहीं मिली थी। बाद में आपको बता दें पूजा कक्ष और अन्य स्थलों पर रखे हुए कीमती आभूषण गायब पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी चोरी की ज्वेलरी के साथ उत्तराखंड हेतु होते हुए जो है यहाँ पर नेपाल भागने वाला है। समय रहते मिली इस जानकारी और विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय के कारण आरोपी सीमा पार करने में से पहले ही जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन चोरी में आखिरकार कौन कौन लोग शामिल थे और चोरी की गई जो संपत्तियां हैं उनको कहां ले जाया जाना था। तेलंगाना पुलिस ने संकेत दे दिए हैं कि मामले से जुड़े कई और महत्वपूर्ण खुलासे भी जो हैं वो हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि यहाँ पे किस तरीके से अगर आप भी रेल से सवारी करते हैं तो भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर और तकनीकी आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में जो है एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आगामी अगस्त से रेलवे का लगभग 40 वर्ष पुराना पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पूरी तरीके से जो है वो बदल दिया जाएगा। वर्ष 1986 में शुरू हुई इस व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस एक नए डिजिटल सिस्टम से आपको बता दें कि प्रस्तुति किया जाएगा, जिससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक तेज, सुविधाजनक और आपको बता दें भरोसेमंद बनने की उम्मीद जताई जा रही है। रेल यात्री अश्विनी आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रेल भवन में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई व्यवस्था लागू करने के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की जो है वो समस्या का सामना ना करना पड़े। उन्होंने समयबद्ध तरीके से सिस्टम को पूरी तरीके से यहाँ तैयार करने और सुचारू रूप से लागू करने पर जोर दिया है। रेल अधिकारियों के अनुसार ये नया रिजर्वेशन सिस्टम वर्तमान समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते दबाव और यात्रियों की बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए ये बदलाव ज़रूरी माना जा रहा था। वर्तमान में देश के करीब आपको बता दें कि 88% रेल यात्री रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर की बजाय ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक करना पसंद करते हैं। ऐसे में पुराने सिस्टम की तकनीकी समस्याएं कई बार सामने आती थीं, विशेषकर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान जब टिकट बुकिंग का दबाव काफ़ी बढ़ जाता था। नई व्यवस्था के तहत आपको बता दें रेलवे का रेल वन ऐप अहम भूमिका निभाएगा। जुलाई 2025 में लॉन्च किए गए इस ऐप का 1 वर्ष में ही जो आपको बता दें कम से कम 3.5 यानी कि 3.5 करोड़ से अधिक लोग जो है इसको डाउनलोड कर चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को टिकट बुकिंग और रद्द करने के अलावा लाइव ट्रेन स्टेशंस, इसी के साथ आपको बता दें स्टेटस, प्लेटफॉर्म जानकारी, कोच की स्थिति और शिकायत दर्ज करने जैसी जो है कई सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। रेलवे के अनुसार वर्तमान में आपको बता दें प्रतिदिन लगभग 9 लाख से ज़्यादा टिकट जो हैं वो इसी ऐप के माध्यम से बुक किए जा रहे हैं, जिसमें से 7.2 लाख जनरल और 2.9 के आसपास जो है आरक्षित टिकट्स जो हैं शामिल हैं। नई प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको बता दें AI आधारित वेटिंग लिस्ट प्रेडिक्शन फीचर है। इस तकनीक की मदद से यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय ही ये जानकारी मिल सकेगी कि उनकी वेटिंग टिकट के कंफर्म होने की कितनी संभावना है। रेलवे का दावा है कि इस फीचर की सटीकता पहले तकरीबन 53% थी, जो बढ़कर जो है अब 94% तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है ये तकनीक यात्रियों को यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद करेगी और इसी के साथ आपको बता दें अनिश्चितता को काफ़ी हद तक कम करेगी। रेलवे का उद्देश्य केवल टिकट बुकिंग को आसान बनाना नहीं बल्कि पूरे यात्रा अनुभव को जो है अधिक स्मार्ट और इसी के साथ डिजिटल बनाना है। अगस्त से नए रिजर्वेशन सिस्टम को पूर्ण रूप से लागू होने के बाद जो है भारतीय रेलवे को सेवाओं में जो है वो बड़ा बदलाव मिल सकता है। आधुनिक तकनीक, तेज प्रोसेसिंग और इसी के साथ आपको बता दें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से करोड़ों यात्रियों को पहले से जो है अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद यात्रा अनुभव मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन अपराजय की शुरुआत यहां पे जो है वो की है। इस अभियान के तहत जिले के सभी थानों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों का गोपनीय डेटा तैयार किया जाएगा। महिला बीट अधिकारी हर 15 दिनों में बच्चे, उनके अभिभावकों और केयरटेकर से संपर्क बनाए रखेंगी और उनकी स्थिति की निगरानी करेंगी। बच्चों की सुरक्षा और गरिमा से जुड़े मामले की लगातार निगरानी की जाएगी और इंटर विभागीय समन्वय के जरिए बेहतर, या यूं कहें कि आपको उनकी नेबरहुड सिक्योरिटी प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। अभियान के पहले चरण में आपको बता दें, जिले के 1645 स्पेशल नीड बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनकी नियमित देखभाल और निगरानी की जाएगी। दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण और बहुत महत्वाकांक्षी सुरक्षा पहल बताया है। देखिए। पुलिस कमिश्नरेट का महत्वाकांक्षी ऑपरेशन आज से लॉन्च किया गया है, जिसे ऑपरेशन अपराजय नाम दिया गया है, ऑपरेशन इनविक्टिस। इसके माध्यम से हम समाज के प्रत्येक कोने कोने तक रहने वाले स्पेशल नीड्स के जो हमारे बच्चे और यंग अडल्ट्स हैं, जो कहीं ना कहीं किसी संस्था में एनरोल्ड हैं, विभिन्न गवर्नमेंट विभागों से जिनका डेटाबेस हमें मिला है, हमारे द्वारा विभिन्न सीबीएसई मॉडल के स्कूलों का भी जो है सर्वे करवाया जा रहा है और वहाँ से भी डेटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है। अब तक लगभग ऐसे कुछ बच्चों की लिस्ट भी हमें प्राप्त हो गई है। इनको हमारे सुरक्षा कवच के दायरे में लाने की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें मिशन शक्ति केंद्र जो आज की तारीख में प्रत्येक थाने में ऑपरेशनल है, उसके अंतर्गत महिला बीट के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया जा रहा है। इन महिला बीट अधिकारियों द्वारा माह में 2 बार जाकर इन बच्चों से, इनके माँ बाप से, इनके केयर गिवर्स के साथ एक संपर्क स्थापित किया जाएगा। यदि उन्हें किसी प्रकार की चिकित्सीय या रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है तो जो हमारे सीमों के द्वारा प्रदत्त लिस्ट्स हैं उसमें निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों या हॉस्पिटल्स के संग उनको टाई अप कराया जाएगा। यदि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की असुरक्षा की या किसी अब्यूज़ की या फिजिकल एग्रेशन की बात कही जाती है तो उसको कैसे कानून सम्मत तरीके से रिजॉल्व कराया जा सकता है, इस क्राइसिस में उनके माँ बाप की और उन बच्चों की मदद की जाएगी। साथ ही साथ इन बच्चों के संभल के लिए, इनके माँ बाप के संभल के लिए, सहयोग के लिए एक नेबरहुड सिक्योरिटी प्लान भी डेवलप करवा के उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। अगले कुछ दिनों में नेबरहुड सिक्योरिटी प्लान पूरी तरह डेवलप होके और उसका एक एसओपी तैयार करके प्रत्येक थाने के इस मिशन शक्ति केंद्र में कार्य करने वाले महिला बीट अधिकारियों के पास उपस्थित हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में आज ऑपरेशन अपराजय की शुरुआत हो गई है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में ऑपरेशन अपराजय का मतलब है वो बच्चे जो डिसेबल बच्चे होते हैं या फिर हम उन्हें स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं, उनकी देखरेख किस तरीके से हो रही है और उन्हें किन चीजों की जरूरत है उस पर खास तौर पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि नोएडा से ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई थी जहां पर स्पेशल चाइल्ड बच्चों का उत्पीड़न किया जा रहा था। अब उनके माता पिता से भी संपर्क किया जाएगा और उसके लिए हर थाने में अलग अलग बीट अफसर भी बनाए गए हैं। महिला कांस्टेबल भी उसमें शामिल रहेंगी जो उन बच्चों से, उनके माता पिता से संवाद करती हुई नजर आएगी। साफ तौर पर एक संदेश है कि बच्चे किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं, उसमें लड़कों की बात हो या लड़कियों की, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है, हर एक चीज की जानकारी उसमें दी जाएगी। और साफ तौर पर अगर उनमें कोई भी कमी पाई जाती है तो उसके लिए अमेठी और मैक्स हॉस्पिटल है, वहां पर अलग अलग टीम रहेगी जिनसे संपर्क कर उन बच्चों का आगे के लिए इलाज भी कराया जाएगा। तो अब देखना होगा कि गौतम बुद्ध नगर में ऑपरेशन अपराजय कितना कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के साथ आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ TV7 भारत।